बारे में जानना प्रारंभ किया। हमने जाना कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, एक ऐसी संवेदना है जिसकी सहायता से आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। हमने आप जाना कि हम किसी वस्तु को किस प्रकार देख पाते हैं। तो देखने के लिए किसी दीप्त स्रोत से, दीप्त स्रोत किसको कहा हमने? ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे तारे हो गए, सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये दीप्त स्रोत है। इनसे प्रकाश की किरणें आए, किसी सतह पर पड़े, वहां से टकराकर मानव नेत्र का जो रेटिना होता है वहां मिले, तभी आप किसी वस्तु को देख पाएंगे। तो हमने कहा कि हम किसी वस्तु को इसलिए देख पाते हैं ताकि प्रकाश इसकी संवेदनाएं उत्पन्न करती है। ध्वनि के स्थिति में यही होता है, ध्वनि जो होता है उसकी संवेदनाएं हमारे कान तक पहुंचती हैं और हम सुन पाते हैं। तो आपने जाना कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, एक ऐसी संवेदना है जिसकी सहायता से आप सुन पाते हैं। साथ ही साथ आपने जाना कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके ट्रांसमिशन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब यह निर्वात में भी संचारित हो सकता है, जबकि ध्वनि के साथ ऐसा नहीं होता। और इसके साथ ही साथ आपने जाना कि ये कैसा वेव है, तो ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग किसको कहते हैं? तो आपने जाना कि ऐसी तरंगें जिसमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचरण के लंबवत होता है। तरंग जैसे मान लें कि ऐसे तरंगें चल रही हो और माध्यम की कणों का कंपन इस प्रकार हो रहा हो, तो ऐसे तरंगों को हम लोग ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। आगे चल के पढ़िएगा कि ये दो पॉइंट को, इसको शीर्ष कहते, क्रेस्ट कहते, इसको ट्रफ कहते, जिसको आप गर्त कहते। दो क्रमागत शीर्ष या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। बहुत सारा चीज इसके बारे में जानेंगे। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, आवर्त काल कैसे निकालते हैं, तो इन चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। फिर इसमें ये जो, जब आप प्रकाश के तरंग नेचर को पढ़ें या प्रकाश के का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आप पढ़िएगा, तो उसमें जानिएगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश का एक टुकड़ा होता है जिसको फोटोन कहते हैं। फोटोन इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का बंडल होता है, और उसकी एनर्जी को कुछ इस प्रकार निकालते हैं, E बराबर एच न्यू। ठीक है, एच को आप प्लांक कांस्टेंट कहते हैं और न्यू को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ई इस फोटोन की एनर्जी होती है। तो जानेंगे हम लोग इसके बारे में। तो यहाँ पे आपने जाना कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, एक ऐसी संवेदना है जिसकी सहायता से आप किसी वस्तु को देख पाते। और इसके बाद कहते कि ये ऊर्जा का रूप होने के साथ साथ ये विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह अनुप्रस्थ तरंग है और इसकी चाल जो निर्वात में होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें हमने वस्तु को दो भागों में बांटा था। एक को आपने कहा था दीप्त वस्तु, जिसको आप लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। हमने कहा कि ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उनको लुमिनियस कहते हैं, और ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उनको अदीप्त या नॉन लुमिनियस कहते हैं। जैसे आप किताब ले लें, धरती ले लें, आप बेंच ले लें, डेस्क ले लें, कुछ भी जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती। ऐसे अभी आप जानेंगे कि वस्तुएं दो प्रकार की, और दूसरे तरह से अगर हम वर्गीकरण करें तो एक को वास्तविक वस्तु कहते हैं, दूसरे को आभासी कहते हैं। वास्तविक वस्तु ऐसे वस्तु को कहते हैं जो परावर्तक सतह की तरफ होती है। हम मान लीजिए परावर्तक सतह के पीछे होगा तो उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि वो आभासी वस्तु हो जाती। ऐसे ही प्रतिबिंब के बारे में आप पढ़ते हैं कि एक रियल इमेज होता है, एक आपका आभासी वर्चुअल इमेज होता है। उसमें भी आप पढ़िएगा कि जो रियल इमेज होता है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा होता है। तो जानेंगे उसके बारे में। फिर हमने जाना कि एक घटना होती है जिसको आप कहते हैं परावर्तन। परावर्तन किसको कहते हैं? यदि किसी स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही हो, जैसे अगर हम कहें कोई भी स्रोत है, उससे जो ये मान लेते हैं कि कोई परावर्तक सतह है, जिसमें ये परावर्तक सतह को सामान्य तौर पर अभी हम प्लेन मिरर मानते हैं। ठीक है, किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण है, इसको इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण कहते हैं। इंसिडेंट रे, जिसको आप आपतित किरण कहते हैं। इस सतह से टकरा कर जो किरणें वापस जाती है
उनको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, यानी परावर्तित परावर्तित किरण कह दीजिएगा आप, इसको आप रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इस सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक लाइन हमने खींचा, इस लाइन को हम लोग अभिलंब कहते हैं, इसको नॉर्मल कहते हैं। इस स्थिति में आपने जाना था कि परावर्तन की घटना तभी होती है जब आपतित किरण, किसी स्रोत से आ रही किरण, आपतित किरण किसी सतह से टकराकर वापस चली गई परावर्तित किरण। तो यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही माध्यम है, परावर्तन किसको कहेंगे? यदि किसी स्रोत से आ रही किरणें टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाएं, तो इस घटना को हम लोग परावर्तन कहते हैं। परावर्तन की घटना क्यों होती, ऐसा होता क्यों? तो ध्यान रखिएगा कि प्रकाश कैसे गमन करती है, तो सरल रेखा में, लीनियर पाथ में चलती है। ये प्रकाश की प्रॉपर्टी है कि यह हमेशा ये लीनियर पाथ में चलती है। परावर्तन में भी आपने जाना था कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। अगर रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ, अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा बात यहाँ पे है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज मेजर्ड विथ नॉर्मल। आपतन कोण और परावर्तन कोण को हमेशा अभिलंब के साथ मापते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी आधार पर आपको कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, यदि कोई किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो जिसके साथ एंगल मेजर करना, उसी पर अगर दूसरी किरण आ जाए तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 0 होगा। आई यहाँ पर जो होगा वो 0 होगा। हेंस आई अगर 0 है तो आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, यानी जिस पथ पर किरणें आई हैं उसी पथ पर टकराकर वापस चली जाएंगी। तो इस स्थिति में यह ध्यान रखना। जैसे इससे रिलेटेड कोई कभी आपको एग्जाम में पूछ दे, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये कोई प्लेन मिरर है, ये इस पर कोई किरण इंसिडेंट से 30 डिग्री का कोण बनाकर इंसिडेंट किया, लेकिन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ना देके मिरर के साथ आपको एंगल दे दिया जाए, ठीक है। कहा जाए कि कोई किरण, कोई आपतित किरण किसी समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाकर आपतित हुई है, तो इस स्थिति में यह दर्पण के साथ कितना डिग्री का कोण बनाकर रिफ्लेक्ट करेगी। तो सबसे पहला काम होगा आपको यहाँ पे नॉर्मल को ड्रॉ करना। जब आप नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल 30, अभिलंब क्या होता है? किसी सतह पर 90 डिग्री का कोण, तो ये हो गया 60। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपतन कोण है, तो आपतन कोण 60 डिग्री, तो इस स्थिति में परावर्तन कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री का ही होगा। तो ये कोण 60, तो ये 30। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं यदि कोई किरण समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाकर आपतित हुई है, तो वो परावर्तित भी कितने डिग्री का कोण बनाकर हो रही है? तो 30 डिग्री। इसके बाद एक चीज और हमने आपको बताया था कि चूंकि इस घटना के दौरान माध्यम का परिवर्तन नहीं होता, ध्यान रखिएगा, इस स्थिति में माध्यम का परिवर्तन नहीं होता। रिफ्लेक्शन की स्थिति में मीडियम चेंज नहीं होता, माध्यम का परिवर्तन नहीं होता। और अगर माध्यम नहीं बदलेगा तो इस स्थिति में इसके चाल में भी परिवर्तन होगा क्या? चाल भी नहीं बदलेगा, चाल अपरिवर्तित रहेगी। और अगर चाल अपरिवर्तित रहेगी तो इस स्थिति में आप ऊर्जा की बात करें, तरंग दैर्घ्य की बात करें, तरंग दैर्घ्य जिसको आप वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्घ्य भी नहीं बदलता। आवृत्ति जिसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये भी नहीं बदलती। अभी जानेंगे इन चीजों के बारे में। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? जैसे आपने कहा कि ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव कुछ इस तरह से ट्रांसमिट करता, ऐसे ट्रांसमिट करता, तो दो क्रमागत शीर्ष या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आवृत्ति का किसको कहते हैं? तो कोई कंपन कर रही वस्तु या तरंग 1 सेकंड में जितनी कंपन करती वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, उसको हम लोग न्यू से दिखाते हैं। तो इन चीजों के बारे में हम लोग जाने। तो ये हमने जाना। अब हमको प्लेन मिरर के बारे में सामान्य सी जानकारी प्राप्त करनी है। प्लेन मिरर क्या होता है? तो प्रकाश में वस्तुएं 3 तरह की हो गई। एक तो हो गया आपका पारदर्शक,
बहुत सिंपल सा बात, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिससे प्रकाश की रेखाएं, प्रकाश जो है वो आसानी से ट्रांसमिट कर सके। ऐसे अगर आ रही है किरणें और चली जाएं तो इसको पारदर्शक कहेंगे। एक को आप कहते हैं अपारदर्शक, अपारदर्शक कहिएगा, जिससे प्रकाश की किरणें नहीं जा पाएंगी। यहाँ पे से प्रकाश की किरणें आगे ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगी। जैसे पारदर्शक का उदाहरण हो गया कांच, हो गया आपका जल, हो गया ऐसे बहुत सी चीजें, हवा हो गया, ये सब ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक को आप कहते हैं पारभासी, पारभासी ऐसा भी कहते हैं। थोड़ी मात्रा में प्रकाश की किरणें जाती हैं, जैसे यहाँ से बहुत सारी किरणें हम ऐसे मान लेते हैं 3 को भेजें और यहाँ से मान लीजिए कि 2 ही निकले, 2 ही किरणों को निकाल के दिखाएं, तो इसको पारभासी कहेंगे। सामान्य सा बात है, आप जानते ही हैं। अब हम एक प्लेन मिरर बनाना चाहते हैं, तो ये कांच का, ग्लास का एक टुकड़ा होता है। ग्लास क्या होता है तो आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा, ये सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका का मिश्रण होता है। एक सुपर कोल्ड लिक्विड होता है कांच, कॉमनली यूज करते हैं हम लोग। तो ये मान लेते हैं कि हमारा कोई प्लेन मिरर है, इसका एक सतह चमकीला होता है, ये परावर्तक सतह होता है। दूसरे सतह को हम लोग सिल्वर्ड कर देते हैं, उसको हम लोग कलई करते हैं। और दर्पण की सिल्वरिंग के लिए सिल्वर का एक कंपाउंड उपयोग किया जाता है, इसको कहते हैं AgNO3। AgNO3 इसको आप कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। इसका उपयोग दर्पण की कलई करने के लिए करते हैं। कुछ चीज और जान लीजिए, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग फोटोग्राफिक प्लेट में करते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट में सिल्वर के जिस कंपाउंड का उपयोग करते हैं वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। एक कंपाउंड और होता है, इसको कहते हैं AgCl, ठीक है। एक होता है AgCl, इसका नाम है हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। बहुत बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया, हॉर्न सिल्वर, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक होता है जर्मन सिल्वर जिसमें सिल्वर नहीं होता, और एक होता है AgI, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। आप जो कृत्रिम वर्षा कराते, कृत्रिम वर्षा आजकल बड़ा चर्चा में रहा था, इसमें क्लाउड सीडर के तौर पर जिसका उपयोग करते हैं, मतलब बादल को संघनित कराने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग सिल्वर आयोडाइड का। और ये जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है इसका उपयोग करते हैं हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट में, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट में जिसका उपयोग करते हैं हम वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, केमिस्ट्री में जानिए। यहाँ जो हम उपयोग करते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग हम लोग दर्पण की कलई करने के लिए करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा एक प्लेन मिरर हो गया, जिसका एक सतह हमारा जो हो गया वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, और दूसरा सतह जो होता है वो सिल्वर्ड होता है, दर्पण की कलई की गई होती है। और दर्पण की कलई करने के लिए हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। अब एक बात और जानिए कि एक चीज होता है ऑब्जेक्ट, जिसको आप वस्तु कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और दूसरा हो गया इसको कहते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इसको आप कहते हैं इमेज, ठीक है। इसको आप इमेज कर दी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की बात करें तो वस्तु दो तरह की होती है। एक को कह सकते हैं आप रियल, वास्तविक, वास्तविक कहते हैं, इसको रियल कहते हैं, ठीक है। दूसरे को हम कहते हैं आभासी, जिसको आप वर्चुअल कह देते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। प्रतिबिंब के साथ भी ऐसा ही होता है, एक को कहते हैं आप लोग वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। नहीं कहते कि रियल इमेज को पर्दे पर उतार सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो होता है इसको कहते हैं आभासी। अब एक बात ध्यान रखिएगा, वस्तु के निर्धारण का जो हम लोग पैमाना बनाएंगे, जो आधार बनाएंगे, वो कौन सी किरण होगी? वस्तु का निर्धारण हम
वस्तु का निर्धारण 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 आपतित किरण से करते हैं, इंसिडेंट रे से। आपतित किरण वस्तु से आ रही किरण आपतित किरण से करते हैं, आपतित किरण से करते हैं। ठीक है, कैसा वस्तु है, वास्तविक है कि आभासी है, इसका निर्धारण हम किसके आधार पर करते हैं, तो इंसिडेंट रे के आधार पर करते हैं। प्रतिबिंब का निर्धारण परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे से करते हैं, परावर्तित किरण से करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्टेड रे को देखना है किसके लिए, इमेज के लिए। इंसिडेंट रे को देखना है किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, वस्तु के लिए। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए इसको हम मिटा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये कोई मान लेते हैं कि हमारा प्लेन मिरर। ठीक है, अभी हम लोग इमेज फॉर्मेशन का तरीका जानेंगे कि एक किरण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन सकता। किसी वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें दो किरणें निकालनी होती है। ठीक है, और उसका भी कुछ नियम होता है। जैसे आप जब स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो उसमें कुछ नियम विस्तार में जानेंगे, अभी जानिए। जैसे ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इससे हम कोई किरण निकाल रहे हैं। पहली ये किरण हो गई इंसिडेंट रे। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्लेन मिरर मान लीजिए है। ऑलवेज ध्यान रखना है कि यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की घटना हो रही है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने के लिए हमें यहाँ एक अभिलंब ड्रॉ करना होगा। हमने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई कहते हैं। इसी को आप आपतन कोण कहते हैं। और आपको तो पता ही है कि कोई किरण जितना कोण बनाकर इंसिडेंट की है उतना ही कोण बनाकर ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो गया। तो ठीक है, एक किरण इधर आ गई, दूसरी किरण को हम इधर भेज देते हैं। ये भी दूसरी इंसिडेंट रे है, यहाँ नॉर्मल है, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। अब देखिए, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है। इंसिडेंट रे को देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आपतित किरणें डाइवर्ज कर रही हैं, फैल रही है। यदि यहाँ पे केस क्या होगा, यदि आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, आपतित किरण वस्तु से निकलकर, आपतित किरण वस्तु से निकलकर डाइवर्ज कर रही हो, निकलकर फैल रही हो, डाइवर्ज कर रही हो, हाँ, अपसारी कहते हैं, फैल रही हो यानी अपसारित हो रही है। ठीक है, तो वस्तु वास्तविक होगा। तो वस्तु कैसा होगा, रियल होगा यानी वास्तविक होगा। इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि जो आपतित किरण है वो वस्तु से निकलकर फैल रही है, डाइवर्ज कर रही है। इसलिए इस स्थिति में ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा यानी वास्तविक वस्तु होगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि यदि इंसिडेंट से डाइवर्जिंग हो, फैल रही हो, तो वस्तु वास्तविक होगा। अगर आपतित किरण वस्तु का निर्धारण हम ऑलवेज इंसिडेंट रे को देखकर करेंगे। यदि आपतित किरण वस्तु से निकलकर फैल रही हो, तो इस स्थिति में वस्तु वास्तविक होगा। और यदि वो कन्वर्ज कर रही हो तो वस्तु कैसा होगा, आभासी होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि इधर कोई वस्तु को रख देंगे। एक और तरीका और आप कह सकते हैं सामान्यतः कि यदि परावर्तक सतह की ओर रखेंगे तो वस्तु वास्तविक होगा और परावर्तक सतह के पीछे होगा तो आभासी होगा। यहाँ की जो वस्तु होगी वो वास्तविक होगी, रियल होगा, और यहाँ की जो वस्तु होगी वो कैसी होगी, तो आभासी होगा। हाँ, ऐसा आभासी होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि वस्तु का निर्धारण किससे करते हैं, आपतित किरण से। यदि आपतित किरण
डाइवर्जिंग हो, मतलब ऐसे फैल रहा हो, ऐसे फैल रहा हो, तो इस स्थिति में वस्तु कैसा होगा, वास्तविक। और यदि यदि यहाँ पे कन्वर्जिंग होगा, ऐसा हो, ऐसा हो, इस बिंदु पर आकर मिल ही रहा हो, ये आपका डाइवर्जिंग नेचर को दिखाता है, ये कन्वर्जिंग नेचर को, ये एरो दिखा रहा है कि इस पॉइंट पर आकर मिल रहा है, तो इस स्थिति में जो वस्तु होगी वो कैसी होगी, आभासी होगी। या सामान्यतः आप ये भी कह सकते हैं कि यदि परावर्तक सतह की ओर यदि 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 परावर्तक सतह यानी रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तक सतह की और यदि परावर्तक सतह की ओर वस्तु हो यानी ऑब्जेक्ट हो, तो वस्तु वास्तविक होगा, रियल होगा, वस्तु वास्तविक होगा। ठीक है, यह एक बात और आपने जाने, यदि आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, आपतित किरण कैसा हो, डाइवर्जिंग हो, अपसारी यानी फैल रही हो, अपसारी हो, यह आप ऐसे ध्यान रखिएगा, फैल रही हो, तो वस्तु वास्तविक होता। ठीक है, वस्तु कैसा होता, रियल होता, यानी वास्तविक होता। ये सब तो जानते हैं। अब इसका जस्ट रिवर्स जो होगा, अगर परावर्तक सतह के पीछे हो, परावर्तक सतह के क्या होगा, यहाँ पर सतह के पीछे, आभासी वस्तुओं के लिए क्या होगा, ये परावर्तक सतह के पीछे होगा। यहाँ पे अपसारी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपतित किरण अभिसारी, अभिसारी हो। ठीक है, कन्वर्जिंग, यहाँ डाइवर्जिंग, यहाँ पे कन्वर्जिंग। ठीक है, अब इसकी बात करें, हम वस्तु की अगर हम बात कर लिए हैं, तो अब हम प्रतिबिंब की बात करते हैं। प्रतिबिंब का निर्धारण हम किस आधार पर करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे के आधार पर करते। यानी यहाँ पर हम कहते कि यहाँ पर परावर्तित किरण को आपको देखना है, रिफ्लेक्टेड रे को देखना। परावर्तित किरण यदि फैल रही हो, यदि परावर्तित किरण फैल रही हो, या पहला वास्तविक की बात करें, यदि परावर्तित किरण एक बिंदु पर कन्वर्ज कर रहा हो, एक बिंदु पर मिल रही हो, ठीक है, कन्वर्ज कर रही हो, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, रियल होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, यानी रियल इमेज होगा। रियल इमेज के निर्माण के लिए रिफ्लेक्टेड रे को देखेंगे, रिफ्लेक्टेड रे यदि कन्वर्जिंग होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और यदि फैल रही हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा। ऐसे आप आगे चल के पढ़िएगा कि रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, ऑलवेज उल्टा होता है, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा, वह वस्तु से छोटा ही होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इस स्थिति में बात करें तो यह सीधा होता है, रियल इमेज जो होता है वो उल्टा होता, जबकि वर्चुअल इमेज जो होता है वो इरेक्ट होता, सीधा होता। ठीक है, इसको आप पर्दे पर उतार सकते हैं, पर्दे पर उतारा जा सकता, पर्दे पर उतारा जा सकता, रियल इमेज को पर्दे पर उतारा जा सकता है,
ठीक है, जबकि इसको नहीं उतार सकते। आभासी इमेज को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। खैर जानेंगे इन चीजों के बारे में। अब हम लोग प्लेन मिरर की चर्चा कर रहे थे, एक एक करके इन कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो अगर आप प्लेन मिरर की बात करें तो हमने कहा कि ये समतल दर्पण होता, ये मान लेते हैं कांच का एक टुकड़ा होता है जिसका एक सतह परावर्तक और दूसरा सतह सिल्वर्ड होता है। किससे सिल्वर्ड होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट से कलई की गई। यहाँ मान लीजिए वस्तु है, हम इसके प्रतिबिंब निर्माण की बात करते हैं तो इससे हम दो किरण निकालते हैं। पहली ये इंसिडेंट रे हो गई, दूसरी इंसिडेंट रे हमने यहाँ भेजा, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये अविलंब है, ये यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ऐसे ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, ये मान लेते हैं। ये इधर आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इधर एरो चला गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये आर। अब देखिए तो ये वस्तु कैसी है, यहाँ पे हम लोग कहते हैं वस्तु, ऑब्जेक्ट है, कैसा है? रियल है। इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा? यहाँ हम दिखाते हैं, इस किरण को आप मिलाइए, जहां से ये मिलती हुई प्रतीत होती है, यही पॉइंट जो होता वो इमेज का होता है। ठीक है, इस स्थिति में देखिएगा तो ये आप वस्तु कैसा? वास्तविक, क्योंकि आपतित किरण कैसी है? फैल रही है, आपतित किरण फैल रही है, इसलिए ये वस्तु वास्तविक है। या किसी दूसरे तरीके से भी समझें तो परावर्तक सतह की ओर वस्तु रखी गई है तो वस्तु वास्तविक है। यहाँ क्या है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ पर क्या है? इसका ये इमेज है। ये इमेज कैसा है? तो रिफ्लेक्टेड रे को देखिए, रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग है, तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। ये है वास्तविक। ठीक है, वास्तविक। ये कैसा है? आभासी, आभासी। ठीक है, ये ऐसा हो। रियल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनाया? इमेजनरी, आभासी। अब इसको जब आप मेजर करके देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है प्लेन मिरर से, जितनी दूरी पर वस्तु है, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगी। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से d डिस्टेंस पर रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण से d ही दूरी पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बिंदु के प्रकार का की वस्तु है, तो इसकी प्रतिबिंब भी पॉइंट के आकार की ही बनेगी। जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, आवर्धन। आवर्धन की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, बटा ऑब्जेक्ट की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो इस स्थिति में देखिएगा कि जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, जितनी बड़ा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा आपका वस्तु, दोनों समान आकार का। तो इस स्थिति में आवर्धन को हम लोग m से दिखाते हैं। यहाँ पे दोनों की लंबाई समान है, इसलिए आवर्धन का मान 1 होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। पहला बात तो ये पूछा जाएगा कि समतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान कितना होता है? एक होता है पावर, शक्ति, दर्पण की शक्ति। शक्ति हम यहाँ पे कह रहे हैं दर्पण के लिए, दर्पण के लिए। ठीक है, दर्पण के लिए हम बात करें तो ये होता है 1/f। आप इसको कहते हैं 1 बटा
हम कहते हैं इसको फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, या इसको आप कहते हैं, या माइनस हम लगा देते हैं, -1/f कहते हैं, 1/f। तो अब फोकस क्या होता है? फोकस की बात करें तो फोकस के लिए कहते हैं, जैसे आप स्फेरिकल मिरर में कहते हैं कि ये मान लेते हैं पोल है, इसको ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको सेंटर कहते हैं। आपका पढ़ते होइएगा कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को यानी पोल को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है, और प्रधान अक्ष के समानांतर चली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को फोकस का, ठीक है। तो इसी आधार पर आप इसका निर्धारित करिए। तो अगर मान लेते हैं कि ये कोई प्लेन मिरर हो, यहाँ पर हम देखते हैं ये प्लेन मिरर है, अगर ये कोई प्लेन है, आप जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्रधान अक्ष के समानांतर चली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु को फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, ये मान लेते हैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस, मान लेते हैं, ठीक बीच वाला भाग को हमने मान लिया कि प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसके पैरेलल चली किरणें, ये नॉर्मल है तो ये इधर आएंगे तो इधर ही चली जाएंगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0। ये किरणें प्रिंसिपल एक्सिस पर कहाँ पर मिलेगी? तो इन्फिनिटी पर मिलेगी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए कि ये कोई प्लेन मिरर, फोकस होता क्या? तो आप कहते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर चली किरणें, आप स्फेरिकल मिरर में थोड़ा बहुत बचपन में पढ़े होइएगा, ये मान लेते हैं हमारा कोई स्फेरिकल मिरर है, कोई गोलीय दर्पण है, ये मान लेते हैं इसका पोल है, ये इसका सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर चली किरणें, यहाँ पे भी परावर्तन का नियम लगाते हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। अब पोल से फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, जानते। तो यहाँ तो ये हो गया। अभी अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया तो इसके पैरेलल कोई भी किरण चले गिरेगी, कोई भी किरण दर्पण पर इंसिडेंट करेंगे तो वो नॉर्मल इंसिडेंट करेंगी, अभिलंबता इंसिडेंट करेंगी। और यदि कोई किरणें किसी दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। तो इस स्थिति में आप क्या करिएगा, इसकी फोकस कहाँ पर होगी? इन्फिनिटी पर होगी, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? -1/∞। अब आगे चल के पढ़िएगा कि दर्पण की फोकस दूरी को, ये लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, अगर ये इसका यूनिट भी बात कर लेते हैं, अगर ये फोकल लेंथ है तो ये मीटर में, तो नीचे 1 और नीचे में मीटर, माइनस जो भी हो, तो मीटर का पावर -1, इसी को हम लोग कहते हैं डाइऑप्टर, डी कहते हैं। आप जो मिरर मतलब क्लास लगवाते हैं उसमें कहा जाता है इतना डी का, प्लस में माइनस में जो भी हो, तो ये डाइऑप्टर होता है। तो यहाँ पे समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ हो गई? इन्फिनिटी, 1/∞, यानी इसका पावर क्या होगा? 0 होगा। तो 2-3 बात यहाँ से है। पहला बात, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है। जितनी बड़ी वस्तु रखते हैं उतनी ही बड़ी इसकी प्रतिबिंब बनती है, अर्थात इसके आवर्धन का मान 1 होता है। दूसरा बात, समतल दर्पण वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होती है, अतः इसकी शक्ति यानी इसका जो पावर होता है वो 0 होता है। ये आपने जान लिया। अब इसके बाद समझिए, अगला जो कॉन्सेप्ट इसमें जानना है वो ये जानना है कि मान लीजिए कि ये कोई प्लेन मिरर है, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई समतल दर्पण है, इससे d डिस्टेंस पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है, d डिस्टेंस पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। चलिए ऐसा d डिस्टेंस हमने मान लिया, तो इसका इमेज भी जो है वो d ही दूरी पर बनेगा। ये यहाँ पर वस्तु है, ये यहाँ पर इसका प्रतिबिंब है,
ठीक है, क्लियर है। अब हम वस्तु को अगर x दूरी दर्पण की ओर ले आए, आप जानते हैं समतल दर्पण के लिए जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो यदि आप किसी वस्तु को समतल दर्पण की ओर x दूरी तय कराएं, तो ये अब जो ऑब्जेक्ट हो गया वो यहाँ हो गया, और ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, b माइनस एक्स डिस्टेंस पर हो गया। तो इसका प्रतिबिंब किधर, इधर चलेगा क्या, इधर नहीं, जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब। तो इसका प्रतिबिंब भी इधर ही चलेगा, x डिस्टेंस ये किधर चल गया, इधर चला गया। तो इमेज अब कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये इमेज की भी दूरी b माइनस एक्स हो जाएगी, यहाँ पर ये ऐसा हो गया b माइनस एक्स, यहाँ पर इमेज आ गया, यहाँ पर इमेज आ गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि किसी वस्तु को दर्पण की ओर x दूरी तय कराते हैं तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर x ही दूरी तय करता है। यहाँ ध्यान देने लायक बात है, यहाँ नोट में पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु दर्पण की ओर, यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर x दूरी तय करती है, x दूरी तय करती है, इससे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर x दूरी तय करती है तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर x ही दूरी है, x इसको इन्वर्टेड कॉमा x ही दूरी तय करेगी। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्या समझना है आप, दर्पण की ओर x दूरी तय की। अब हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय इमेज I, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, या हाँ यही हम निकालना चाहते, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। आपसे कहा जाए यदि किसी वस्तु को दर्पण की ओर x दूरी तय कराते हैं तो इसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर कितनी दूरी तय करेगी, तो ऐसे निकालते हैं इसको, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इमेज माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, ऐसा निकालते हैं। तो इधर से इधर वाली दूरी को मान लेते हैं पॉजिटिव, तो ये x, ठीक है, अब माइनस ये इमेज किधर चला, इधर चला, कितना चला, x चला, ठीक है, इधर से इधर वाली दूरी को मैंने पॉजिटिव मान लिया। तो अब ऑब्जेक्ट कितना चला, यहाँ माइनस, इधर से इधर वाली दूरी, अगर ये x एक्सिस है, यहाँ से यहाँ की दूरी अगर पॉजिटिव है तो यहाँ से यहाँ की दूरी कैसी, निगेटिव, तो माइनस एक्स आप कर दीजिए। तो इसको आप जोड़ेंगे तो x और x कितना, 2x। तो ध्यान रखिएगा कि यदि किसी वस्तु को दर्पण की ओर x दूरी तय कराते हैं तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर x ही दूरी तय करता है, जबकि वस्तु की ओर 2x दूरी तय करता है। ध्यान रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट पर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे कहा जाए कि कोई वस्तु है जो दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर रखी गई है, कोई वस्तु है जो दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण से कितनी दूरी पर होगा, 5 ही मीटर पर होगा। अब कहेगा कि वस्तु दर्पण की ओर 2 मीटर चली, वस्तु दर्पण की ओर 2 मीटर चली, तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर 2 ही मीटर चलेगा। अब वस्तु की दर्पण से दूरी 3 मीटर हो गई, तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी भी 3 मीटर रहेगी। अब आकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ पर कहिएगा 6 मीटर। वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, 6 मीटर। आपसे पूछा जाए कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण की ओर कितना चली, तो 2 मीटर चली। प्रतिबिंब वस्तु की ओर कितना चली,
तो यहाँ पर आप 4 मीटर का देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब एक अगला कॉन्सेप्ट। अब अगला देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई प्लेन मिरर है, मान लेते हैं समतल दर्पण है, ठीक है, इसी से रिलेटेड ये प्लेन मिरर है। समतल दर्पण का एक सतह परावर्तक होता है, दूसरा सतह सिल्वर्ड होता है। दर्पण की कलई करने के लिए हम जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। अब देखिए ये d डिस्टेंस पर है, इसका इमेज भी दर्पण से कितनी दूरी पर है, d ही दूरी पर है। अब हम ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है, ये मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है। अब हम अगर वस्तु को, ये ऑब्जेक्ट है वो है, v वेलोसिटी दर्पण की ओर चल ले जाए, v वेग से या v चाल से हम दर्पण की ओर ले चलते हैं। यदि वस्तु को v चाल से दर्पण की ओर ले जाएंगे तो यहाँ पे इसका इमेज भी v ही चाल से इसकी ओर आएगा, दर्पण की ओर आएगा। क्योंकि ये डिस्टेंस कम, ये इधर जाएगा तो इसका प्रतिबिंब भी इधर ही आएगा। तो आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी ऑफ, इसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, x चाल से इधर ले गए, इधर भी ये x ही चाल से आए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऐसा निकालना। तो आप ऐसे ही निकालिएगा, वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ इमेज इधर की ओर कितना, वेलोसिटी ऑफ, ये आपका हो गया इमेज किधर, इधर, कितना i, हम माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये इधर वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव मानिए तो x, इधर वाला का निगेटिव माइनस है, यानी 2x हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि किसी वस्तु को दर्पण की ओर भी चाल से लाएं तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर भी चाल से आएगा, लेकिन वस्तु की ओर 2 भी चाल से आएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने। फिलहाल एक और चीज हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए कि ये 2 प्लेन मिरर है, एक दूसरे के साथ ये थीटा कोण पर इंक्लाइन हों। 2 समतल दर्पण एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाकर, एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाकर इंक्लाइन हों, तो इसके बीच में कोई वस्तु रखते हैं, ठीक है। इसका प्रतिबिंब देखिए, यहाँ से मान लेते हैं x दूरी पर है, x डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर इसका इमेज बन जाएगा x ही दूरी पर, यहाँ पर इमेज बनेगा, ये भी इधर इमेज बनाएगा, ठीक है। अब ये इमेज भी इस दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करने लगेगा, तो कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि 2 वस्तुएं यदि एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर इंक्लाइन हो तो इनके बीच का कोण निकालने का तरीका है 360/थीटा। इसको आप m मान लीजिए, m कोई इंटीजर है, m मान लेते हैं कि अगर 2 वस्तुएं एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर इंक्लाइन हो तो हम इसको नंबर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए हम लोग 360/थीटा का उपयोग करेंगे। इसी के आधार पर हम निकाल सकते हैं।